हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट की स्केचिंग के बारे में। मैं कुछ अलग अलग तरीके के टिप्स बताऊंगा जैसे आप स्केचिंग करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने ये रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से और इसी को हम स्टडी कर रहे हैं। ये मेरे पास ब्लू पेंसिल है, सिंपल, जो कि कलरफुल पेंसिल आती है, उसी से मैं स्केच कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको जैसे लूमीज मेथड या फिर ग्रिड मेकिंग, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है किसी भी पोर्ट्रेट की स्केचिंग करते वक्त। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री हैंड स्केचिंग, जब उन चीज़ों को फॉलो करके आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पता चल जाता है कि पोर्ट्रेट किस तरीके से बनता है, तो उसके बाद आती है टाइमिंग हमारी स्किल की, जो कि आप फ्री हैंड सीखना चाहते हैं। फिर बाद में शेडिंग, लाइट एंड शेड टोन्स, ये सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं धीरे धीरे। तो हम उन ग्राफ से, ग्रिड मेकिंग से बाहर आते हैं और लूमीज मेथड या फिर कोई भी मेथड आप जो बना रहे हैं, उसका बाहर का जो लेवल है वो अभी स्टार्ट होता है जैसे हम स्केचिंग करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, एक सिंपल लाइनिंग ली है थोड़ी सी, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पोर्ट्रेट को स्टार्ट कर सकते हैं। आईज का हल्का सा इंप्रेशन ले लिया, नोज का ले लिया, उसके बाद नीचे बियर्ड और लिप्स, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे आईज को, नोज को देख के। मतलब बाकी की चीज़ें अभी ब्लर है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, उस पर आपने नहीं देखना। स्टार्टिंग से आपको ये चीज़ गौर करनी है कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ बना रहे हैं, कितनी बड़ी बन रही है। एक सिंपल लाइनों से आधार लेना है, मतलब एक बेस लेना है। उसी आधार के ऊपर आपने धीरे धीरे चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मैं आईज़ को हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे आईज़ है, हल्की सी यहाँ पे डिटेल है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो शेडिंग है, हल्का सा मैं आपको विजिबल कर देता हूँ शेड लगा के, ये चीज़ होगी। अब आप कहेंगे कि बाकी की चीज़ें अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया, तो गलत हो सकता है। लेकिन वहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे आप स्केच बना रहे हैं तो हल्की हल्की शेडिंग साथ साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बेस भी पता चल रहा है। आपकी समझ, जो स्टडी की है अभी तक, जो आपने लूमीज मेथड से सीखा है या ग्रिड मेकिंग में आपने कुछ करके सीखा है, उसका यहाँ पे रिजल्ट है। मतलब आप अभी बहुत कॉमन सी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, ज़्यादा आपने उस पर डिटेल भी नहीं करनी। एक स्केच को करने के तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम पोर्ट्रेट को समझ पा रहे हैं। अभी नोज़ और आईज से पता चलेगा हमें कि लिप्स और बियर्ड, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एक बेस मिल गया हमें, उसी बेस को दे के हम आगे की चीज़ें बना रहे हैं। सपोज करो कोई एक फिगर आपने कंपोजिशन में बनाई है, एक फिगर को देख के आप दूसरी फिगर उससे बड़ी या छोटी या कितनी बड़ी बनेगी या कितनी दूर या नज़दीक बन रही है, एक फिगर के अकॉर्डिंग हम बाकी की सारी कंपोजिशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही मेथड है। आईज जैसे हमने पहले हल्की सी ड्रॉ की है, उससे पहले हमने उसका बेस भी लिया है, राइट। तो उसी बेस के आसपास सारी चीज़ें ये ऐड हो रही है। जैसे आईज, नोज, लिप्स और ये बियर्ड हमें पता चल रही है। अभी हमने जो इसका कान है वो अभी तक कुछ नहीं बनाया वहाँ पे, ठीक है। हम उसका भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस से बन रहा है। मतलब आईज, नोज, लिप्स बन गया है, तो हमें पता चल सकता है कि जो कान है वो कहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग करके बताता हूँ। जैसे वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ देख रहे हैं आइज़ के अराउंड, जैसे उसका एज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कितने यंग है, कितने ओल्ड हैं, यहाँ पे जो मांसपेशियाँ हैं हमारी आइज़ की, उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं किसी स्केच के माध्यम में। मतलब हम एक कंप्लीट स्केच नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक स्किल के बारे में बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। हल्की सी लाइनिंग से शेड दे सकते हैं। जैसे मैं हैचिंग स्टाइल में थोड़ा सा इसको रेंडर कर रहा हूँ, शेड दे रहा हूँ। तो ये एक मेन फोकस है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे शेडिंग ज़रूरी है, वहाँ पे मैं हल्का सा उसको मोल्ड कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम लगा के हम ड्राइंग करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो हम कितना सीखेंगे। हमें आधे घंटे में 5-6 स्केचेस बनाने हैं या फिर 3 स्केचेस बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तो उसके हिसाब से हमने स्टडी करनी है। आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, उसमें से ज़्यादा सीख सकते हैं। आप उसमें से सिर्फ़ एक चीज़ सीखते हैं, जो कि आप डिटेलिंग की स्किल है या फिर उसको अच्छा सा रियलिस्टिक बनाना सीख लेते हैं। लेकिन बहुत कम लाइनों में, बहुत कम वर्क करके भी उसको रियलिस्टिक दिखाया जा सकता है। आप किसी आर्टिस्ट का वर्क देखा होगा, बहुत ही कम स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे आपने जॉन सिंगर सार्जेंट का वर्क देखा होगा, तो बहुत बोल्ड स्ट्रोक दिखते हैं वहाँ पे। तो इतने बोल्ड स्ट्रोक्स की मतलब उसमें फ्लो भी होता है, उसकी सॉफ्टनेस भी है और हमें डिटेलिंग भी उन्हीं लाइनों में से दिख रही होती है।
लेकिन आप देखेंगे बहुत ही जो स्ट्रोक्स हैं बहुत ही बोल्ड तरीके से लगे होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हम कम काम करते हैं, जिसमें हम स्ट्रोक्स देते हैं या कम लाइनें देते हैं, तो उसको भी हम रियलिस्टिक फॉर्म में दिखा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेलिंग वाला वर्क ही रियलिस्टिक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट का यहाँ पे कान बन सकता है, इसके अराउंड आई से देख सकते हैं, नोज से इसका आइडिया ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की सी फॉर्म से इसका कान बना सकते हैं, ठीक है। मेन जो फोकस रहना चाहिए आपका, एक पोर्ट्रेट को इम्प्रेशन देना, उस पोर्ट्रेट को समझना कि किस तरीके से हम कोई और भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि कोई एक चीज़ को सीखने के लिए आप उसी चीज़ की स्टडी नहीं करना, आपको एक पोर्ट्रेट समझना है कि कैसे आईज़ हो सकती है, कैसे किसी को ओल्ड दिखाया जा सकता है, कैसे किसी के मसल्स काम कर रहे हैं वहाँ पे हँसते हुए, रोते हुए या एक्सप्रेशंस। मैंने शायद वीडियोस भी बनाई होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर से नेक्स्ट वीडियो एक्सप्रेशन पे देंगे। और ज़रूरी ये रहता है स्किल वाइज कि आप किसी का भी पोर्ट्रेट बनाएं, आपकी स्टडी होनी चाहिए, आप किसी का भी पोर्ट्रेट बना पाओ, अपने अकॉर्डिंग कोई करैक्टर्स बना सकते हैं। मैं रेफरेंस यहाँ पे इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हम किसी चीज़ को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, कितनी कम टाइमिंग में इसकी स्केचिंग कर सकते हैं। किसी चीज़ को कंप्लीट करना और स्केचिंग में यही फ़र्क होता है कि स्केचिंग में हम चीज़ों को सीखते हैं इस तरीके से कि जो बोल्ड किया जा सकता है उनको अपने तरीके से चेंज किया जा सकता है, राइट। उनको स्केच करने के लिए आपकी जो हैंडलिंग है वो कितनी है, कितना बड़ा आप स्केच बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कोशिश करूं तो बड़ा स्केच स्टार्ट करके उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी स्टार्टिंग है तो छोटे छोटे स्केचेस बनाए, धीरे धीरे आप स्केचिंग बड़ी कर सकते हैं, बड़े पोर्ट्रेट्स कर सकते हैं। एक ये रेफरेंस लिया है मैंने, आप सोचेंगे कि आईज नोज लिप्स यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं है, हम इसका क्या बनाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप डिटेलिंग वाली चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं कि आईज बिल्कुल शार्प हो, उसमें हाईलाइट डार्क, ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो, राइट। तो हम सिर्फ एक आईज को इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं हम, लेकिन पूरे पोर्ट्रेट को अगर हम बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग फिल कर पाते हैं या नहीं पाते, तब हमारी सिचुएशन बताती है कि हम बाकी की चीज़ें कितनी डिटेलिंग में लेके जा रहे हैं, राइट। तो मतलब जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उसकी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप डिटेल में वर्क मत करें, लेकिन हम किसी फॉर्म को पहले समझते हैं। जैसे अभी हमने स्केच बनाया, ठीक है, उसमें एक अलग तरह की स्टडी थी, लेकिन जब हम इन चीज़ों की स्टडी सीखते हैं तो एक स्ट्रक्चर सीखते हैं, एक फॉर्म सीखते हैं, एक बोल्ड तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक हल्की सी वैल्यू और उसका पूरा मोल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी इसमें ज़्यादा फीचर्स या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ एक मोल्ड को देखें, इम्प्रेशन देखें। जैसे कोई दूर है, अगर लाइटिंग इस तरीके की है तो आइज़ नहीं दिखेगी, हल्का सा इम्प्रेशन है। तो उस तरीके को स्केच करना काफ़ी ज़रूरी है। आप कुछ भी ना बना के एक सिर्फ एक फॉर्म को देखें कि आपकी फॉर्म सही बन रही है या नहीं बन रही, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको बाद में पता चलती है चीज़ें कि कहाँ कहाँ पे कौन सी गलती हुई है। जैसे अभी हल्का सा पोर्ट्रेट है ये, तो इसको हम सिर्फ वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं लाइनिंग दे रहा हूँ। जैसे ये चीज़ें होगी, यहाँ पे मुस्टैचेस हो गई, ठीक है। आईज का इंप्रेशन यहाँ पे मैंने हल्का सा डार्क, उन्हीं लाइनों को मैंने पकड़ा हुआ है जो यहाँ पे डेप्थ दे रही हैं, राइट। तो किसी भी डिटेलिंग को कुछ भी नहीं है, हल्का सा इंप्रेशन उसी चीज़ को देना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। एक मोल्ड बन गया, एक फॉर्म आ गई है आपके पास, राइट। फॉर्म को आप थोड़ा सा और शार्प करते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, कहाँ पे नोज़ आ रहा है, उसको लाइट एंड डार्क यानी कि 2 या 3 शेड में इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अगर फीचर्स डलते हैं तो आप वैल्यूज़ का वर्क करते हैं, वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक मिडिल टोन में मैं फीचर्स ऐड कर देता हूँ, ये मिडिल टोन की शेड है, इसमें मैं जब डार्क करूँगा तो इसमें डिटेलिंग भी ऐड हो जाएगी, लेकिन इसकी फॉर्म जो सही तरीके से वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी पोर्ट्रेट में। आपने काफ़ी सारी डेमोज देखी होंगी, बहुत सारे आर्टिस्ट की डेमोज यूट्यूब पे है। वो एक फ्लैट कलर देते हैं, फिर बाद में उसकी वैल्यूज़ देते हैं, हल्की हल्की चीज़ें करते हैं, उसके बाद कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी डिटेलिंग हम कितनी कर सकते हैं। मतलब जैसे स्केच करते हैं, स्टार्टिंग में ही अगर हमने आईज़ को ड्रॉ किया, उसकी डिटेलिंग की, बाद में नोज़ बनाया, डिटेलिंग की, फिर बाद में लिप्स बनाए, उसकी भी डिटेलिंग की, तो ये एक मेथड, एक अलग तरीके का मेथड है जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है, कितनी वैल्यू पे बन रही है।
तो ऐसी चीज़ों में आप क्या चीज़ फेस करते हैं कि आपका जो पोर्ट्रेट बन रहा है, वो पोर्ट्रेट तो बन चुका है, लेकिन आपको फ़ील होगा कि वो थोड़ा 3D नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि वो निकल के नहीं आ रहा, शीट से हल्का-सा फ्लैट लग रहा है, या उसमें चीज़ों की कमी है कुछ, या फिर रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो ये जो चीज़ें फेस करते हैं हम, वो इसी के कारण करते हैं। क्योंकि आप जब वैल्यूज़ सही नहीं देते, किसी कलर वैल्यू को अहमियत देने से पहले हम उसकी डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ें हमें डिटेलफुल कर सकती है, हमारे पोर्ट्रेट को सुंदर बना सकती है। लेकिन 3D जो इफ़ेक्ट है, वो कहीं न कहीं मिस हो जाता है हमारी जो स्केचिंग है। अभी हमें चाहिए इसमें तो एक फ़ॉर्म बन चुकी है, राइट? उसी तरीके से हम इसमें मतलब वर्क कर रहे हैं। तो इसकी डिटेलिंग के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे ही एक्स्ट्रा डार्क करके या फिर डार्क टोन देके हम उसकी आईज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों को डिटेलफुल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो कलर्स वैल्यू है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी फीचर्स को ऐड करने से पहले ये चीज़ बनाएँ, एक मोल्ड बनाएँ। उसको आप देखेंगे कितना डार्क या लाइट आ रहा है, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। कैसे हम उसको बिना किसी डिटेल के 3D दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमारी स्केचिंग को इम्प्रूव करती हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे नेक है, तो नेक आपको लगनी चाहिए कि ये डेप्थ में है, और ज़्यादा डेप्थ है इसमें। क्योंकि जो लाइट है या फिर हाइलाइट की बात करते हैं, तो फेस के इम्प्रेशन पे आ रही है, फोरहेड पे आ रही है, उससे कम लाइट पड़ रही है इसकी चिक्स पे, राइट? तो उसके बाद जो यहाँ पे शेडो है, जो नेक पे आ रही है, ये काफ़ी डार्क है। क्यों डार्क है? क्योंकि जो हाइलाइट है हमारी, वो फोरहेड पे चली गई है, इसलिए क्योंकि हमारी जो नज़र है, फर्स्ट इंप्रेशन जो आ रहा है इसके ऊपर, तो फोरहेड पे जाएगा, फेस के ऊपर जाएगा। जो चीज़ें डाउन है, डेप्थ में है, उसको हम धीरे-धीरे डार्क वैल्यू में लेके आते हैं। तो ये ज़रूरी है हमें समझना पोर्ट्रेट को, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन डिटेलिंग वाली चीज़ से बेटर ये चीज़ है कि पहले आप इस चीज़ को सीखो। किसी भी पोर्ट्रेट का आप मोल्ड बनाना सीखो, उसको एक शेड को देखो करके कि कितनी वैल्यूज़ पे इसमें फ़र्क पड़ता है, कितनी वैल्यूज़ पे ये 3D लग रहा है। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है तो मैं इसको और डार्क कर सकता हूँ, और ज़्यादा इसकी वैल्यू डार्क कर देके मैं इसको और ज़्यादा 3D कर सकता हूँ। लेकिन इम्प्रेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको विदाउट फीचर्स भी ये सही लगना चाहिए कि ये पोर्ट्रेट का कुछ इम्प्रेशन है। अभी आपको जो हमने बनाया हल्का-सा फ्लैट लग रहा होगा उससे, लेकिन यहाँ पे मैं हल्की-हल्की डार्क शेड दे रहा हूँ। एक और टोन को लेके उसको दे रहे हैं। यहाँ पे बियर्ड पे है, या फिर मुस्टैचेस पे है, थोड़ी-सी हल्की-सी डिटेल के स्ट्रोक्स हैं वहाँ पे ब्रशेज़ की, तो उसको हल्का-हल्का मैं डार्क की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो वैसे-वैसे ही इसकी डिटेल आ रही है। लेकिन मेरे पास जो पहले से एक फ़ॉर्म बनी हुई है पोर्ट्रेट की, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनके जो रूल्स बन गए हैं पहले ही, जो पोर्ट्रेट का एक मोल्ड बन गया है, तो उसके ऊपर हम उस चीज़ को अप्लाई करते जा रहे हैं। धीरे-धीरे डिटेल ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको 3D बनाने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? तो ये एक स्टडी है, जब भी हम कोई डिटेल वाला वर्क करना है, तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी, फिर आपका पोर्ट्रेट बड़ा 3D बनेगा। तो एक और मैंने रेफ़रेंस लिया है ऐसे ही स्टडी के लिए, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो डिफरेंट है। जैसे इसके फीचर्स हैं, तो आगे से डार्क में है, लाइट एक अलग तरीके की है, राइट? तो मैं हल्का सा इसको मैं स्टडी करके बताता हूँ आपको 5-7 मिनट में। जैसे ये चीज़ आप देख रहे हैं, हल्का सा इसको एंगल को डिसाइड करना है। जैसे ये चीज़ आ रही है, हल्का सा एंगल। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है उसी तरीके से आप काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आपके पास 1 घंटा है, आप 1 घंटे में 2 स्केचेस बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। तो 1 घंटे में आप कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं किसी चीज़ को समझ के। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पोर्ट्रेट की स्केचिंग भी करनी है, कम वर्क करना है और ईज़ी तरीके से करना है, और उसकी क्वांटिटी के ऊपर काम करके क्वालिटी को देखना है कि क्या आ रही है क्वालिटी। जैसे स्टार्टिंग में स्केच बनाया था, ये चीज़ अभी हमने वैल्यूज़ के ऊपर की है, और इसको थोड़ा-सा इंप्रेशन में अलग तरीके से बताऊँगा आपको। जैसे स्केच बना रहे हैं, तो ये लाइनिंग होगी। पहले हमने जो डिसाइड किया था कि एक चीज़ को लेके बाकी की चीज़ें फ़ोकस करनी है, दूसरे में हमने सिर्फ़ एक वैल्यू के ऊपर काम किया। इसके अंदर ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को देख के हल्का-सा ड्रॉ करते हैं पूरे पोर्ट्रेट को। आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है? तो हल्की-सी लाइनें, हल्की-सी वैल्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जो कि विज़िबल रहेगा। जब मैं अगर सिर्फ लाइनिंग देता हूँ, तो आपको लाइनिंग शायद ब्लर नज़र आती होंगी, ज़्यादा शार्प नहीं दिखता। तो इस तरीके से हल्का-सा
इम्प्रेशन दे देते हैं कैप का, ठीक है। यहाँ पे कैप भी हो सकती है, पगड़ी भी हो सकती है। मैं आपको स्किल के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप कोई करैक्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास जो सामने चीज़ है आप उसी को ही ड्रॉ कर पा सकते हैं या फिर देख के उसी को ही ड्रॉ करना है। आपके पास अपना विज़न है, अपने तरीके हैं, अपनी इमेजिनेशन है। आप किसी को साइड पोर्ट्रेट आप बना रहे हैं तो साइड पोर्ट्रेट में कितने सारे एंगल्स बन सकते हैं, कितने सारे उसमें करैक्टर्स बन सकते हैं, पगड़ी बन सकती है, कुछ कैप अलग तरीके की बन सकती है। मतलब ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी हमें किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि हमें खुद की इमेजिनेशन से भी कुछ काम करना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इमेजिनेशन, फिगर ड्राइंग या फिर पोर्ट्रेट के ऊपर डाली हुई हैं। तो हमारी स्किल के लिए ही है, क्योंकि स्किल ये नहीं होता कि आपको लाइनिंग अच्छी आ गई, आपको चारकोल या कोई मटेरियल हैंडल करना अच्छा आ गया। मतलब आपको किसी भी चीज़ को अपने तरीके से देखने का जो नज़रिया है या फिर उसको ड्रॉ करने का नज़रिया है, उसके ऊपर फोकस करना है। आप कुछ भी ड्रॉ कर पाएँ, वो होती है स्किल। जो आपको दिख रहा है उसको भी आप ऑब्ज़र्व करके कुछ बना पाएँ, कुछ उसको अलग तरीके से बना पाएँ, उसको हम स्किल वाइज़ सोच लेते हैं। तो जैसे ये हल्का सा एक पोर्ट्रेट है, इसकी स्केचिंग करने के लिए जैसे ये चीज़ें हैं, तो इसकी बियर्ड यहाँ पे, तो हल्का सा इम्प्रेशन देना है उसका। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी, हमें उसको समझना है कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कितना डार्क है, लाइट आ रहा है, हल्का सा लाइट किस साइड से आ रही है, एंगल कौन सा बन रहा है। तो हल्का सा इम्प्रेशन ये है कि हम कहाँ से क्या चीज़ देख के बना रहे हैं। तो स्केचिंग के ये तरीके होते हैं, स्केचिंग को हल्का बनाना है, यानी कि ड्राइंग में तब्दील नहीं करना। जैसे आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रोक्स लगा के हल्का सा इम्प्रेशन दे सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें कुछ भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक तरीका है काम करने का। जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो कम से कम इतना सा साइज़ लीजिए कि उसमें वैल्यूज़ आपकी अच्छी बन पाएँ। उसमें फ़ीचर्स अगर आप ऐड करना चाहें तो फ़ीचर्स अच्छे से बन पाएँ। मतलब बहुत छोटा साइज़ नहीं रखना पोर्ट्रेट का। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं तो छोटे-छोटे पोर्ट्रेट्स करके सीखेंगे। धीरे-धीरे उनका साइज़ बढ़ाते जाइए। जैसे ये मैं A4 पे बना रहा हूँ, तो A4 पे 2 पोर्ट्रेट बराबर बन सकते हैं, राइट? तो आप कोशिश कीजिए कि इसके बाद आप A4 पे 1 पोर्ट्रेट बनाएँ, ताकि आपका हाथ स्किल वाइज़ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बड़े साइज़ेस करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके वर्क के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वर्क को इम्प्रूव करने के लिए ये काफ़ी अच्छा आइडिया होता है। जैसे मैंने भी ये चीज़ें ट्राई किए हैं। ये जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कोशिश इसी तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह अगर हम पढ़ते हैं या उस पे स्टडी करते हैं तो वो एक अलग तरीके का नॉलेज है, अलग तरीके की स्टडी है। हम यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने फ़ील किया है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, रेगुलर ही काम कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। आप कोशिश कर रहे हैं, बार-बार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वर्क अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप तब 2 दिन का गैप ले लो, कोई अपना माइंड किसी इधर-उधर किसी और काम में बिताओ। दोबारा से फिर से आओ अपने जुनून को लेके, ठीक है? कोई वर्क ऐसा करो जो सिंपल हो, थोड़ा टाइम में कंप्लीट हो, ठीक है? उससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होता है जब कोई अच्छी चीज़ बनती है। क्योंकि जो चीज़ नहीं बन रही है, हम उसी को ट्राई कर रहे हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो जाता है कि ये चीज़ नहीं बन रही, मुझसे नहीं होगा। आप छोटी चीज़ें लो, छोटे-छोटे स्केचेस बनाओ, छोटे-छोटे सिंपल चीज़ें करो, ठीक है? जब कंप्लीट होंगी अच्छे से, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हमने ये कंप्लीट किया है, हम कर सकते हैं और ज़्यादा करें। जैसे आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चारकोल पेंसिल से काफ़ी सारे स्केचेस बना रहा था ब्लैक, लेकिन मैं मार्केट गया तो ये 2 पेंसिल लेके आया मैं, रेड पेंसिल और ये ब्लू। इससे स्केचेस करने का और मज़ा आ रहा है, ठीक है? मेरा मन कर रहा है कि इससे और ज़्यादा स्केचिंग करें। तो बहाना होना चाहिए आपके पास काम करने का, और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर ही है मोटिवेशन। मैं मोटिवेशनल टॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं वर्क में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।